ऑल, सो नाउ वी विल बी सॉल्विंग इंग्लिश। ठीक है, ये है आपकी लैंग्वेज 2, 19 जन 2023 का पेपर है ये आपका। अब यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन बोला है, आई रिपीट, लेवल 2 वालों के लिए है और लैंग्वेज भी 2 है। ठीक है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो बाय चूजिंग द करेक्ट या मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। द फैक्ट इज वी नो वेरी लिटिल अबाउट गोरिल्लाज। हम गोरिल्ला के बारे में बहुत कम फैक्ट जानते हैं। नो रियली सेटिस्फैक्टरी फोटोग्राफ हैज एवर बीन टेकन of one in a wild state. No zoologist, however, interpret has been able to keep the animal under close and constant observation in the dark jungles in which it lives. कोई भी सेटिस्फैक्टरी फोटोग्राफ जो है वो अभी तक नहीं लिया गया है एक वाइल्ड स्टेट में। कोई भी जूलॉजिस्ट जो है वो नहीं है जिसने अभी तक इंटरप्रेट किया हो जो एनिमल्स होते हैं इतना क्लोजली, मतलब उसको लिया हो और कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन किया हो डार्क जंगल्स में जहां ये रहते हैं। कार्ल Ekeli, the American naturalist, had led 2 expeditions to these volcanoes in the 1920s and now lies buried here among the animals he loved so well. उन्होंने 2 एक्सपीडिशंस जो हैं उनको क्या किया था, 19th सेंचुरी में जो वॉल्केनोज हैं वहाँ पे उसको ब्यूराई किया था एनिमल्स जहाँ पे वो अच्छे से रहते थे। बट इवन ही वॉज अनेबल टू डिस्कवर हाउ लॉन्ग द गोरिल्ला लिव्स एंड हाउ और व्हाई इट डाइज, nor while was he able to define the exact social pattern of the family groups or indicate the final extent of their intelligence. बेसिकली वो वहीं पे रहते थे लेकिन फिर भी वो मालूम नहीं कर पाए कि जो गोरिल्ला हैं उनका सोशल पैटर्न एग्जैक्टली क्या होता है, उनका इंटेलिजेंस लेवल क्या होता है। All this and many other things remain almost as much as a mystery as they were taken what the French explorer D.U. Chaillu first described the animal to the civilized world a century ago. The abominable snowman who haunts the imagination of climbers in the Himalayas is hardly more elusive. The little that is known about gorillas certainly makes you want to know a great deal more. Sir Julian Huxley has recorded that thrice in the London Zoo he saw an 18-month-old specimen trace an outline of its own shadow with its finger. No similar initiative, he writes, has been recorded for any other arthropods, through we all know how that young chimpanzees will paint pictures if provided with the necessary material. Huxley speaks too of a traveler seeing a male gorilla help a female up a steep wreck step on Mount Mathuvara, and gallantry of that kind is certainly not normal among animals. It is this humanness of the gorilla which is so beguiling. बेसिकली इसमें बताया है कि जो गोरिल्लाज होते हैं उनका नेचर जो है वो अभी तक डिस्क्राइब नहीं हुआ है। कोई भी साइंटिस्ट जो है इसके बारे में इतना प्रॉपरली तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर पाया है। पहले साइंटिस्ट थे आपके कार्ल एकेली, अमेरिकन नेचुरलिस्ट थे। ये भी जो है 19th सेंचुरी में जो वॉल्केनोज आए थे वहाँ पे इनको जो है एनिमल्स को ब्यूराई किया गया था बहुत अच्छे तरीके से, बट वो भी ये चीज़ नहीं मालूम कर पाए थे कि जो गोरिल्ला है वो कितने टाइम तक वहाँ जीवित रहे थे। ठीक है, और वो मरे तो उनके मरने के पीछे एग्जैक्टली क्या रीज़न था, इनका क्या सोशल पैटर्न रहता है, क्या इनका फैमिली ग्रुप रहता है। फिर इसके बाद जो फ्रेंच एक्सप्लोरर थे डी.यू. चाइलू, उन्होंने भी एनिमल्स को डिस्क्राइब करने की कोशिश की थी 1 सेंचुरी पहले, लेकिन वो भी प्रॉपरली गोरिल्ला के बारे में आइडेंटिफाई नहीं कर पाए थे। फिर जो स्नोमैन है उन्होंने क्या किया था, जो हिमालयाज हैं उस रेंज पे जितने भी जानवर रहते थे उनको लेके एक हंटिंग जो प्रोसेस होती है उसको आइडेंटिफाई किया था। उसके बाद और भी साइंटिस्ट आए थे, जूलियन हक्सले जो हैं, उन्होंने लंदन जू में देखा कि 18 महीने का जो स्पेसिमेन है, मतलब प्रजाति जो है उसके ट्रेसेस दिए गए थे, उसको फाइंड आउट किया गया था और अपनी जो शेडो है अपनी फिंगर से उसने आउटलाइन कर दी थी। मतलब जो चिंपैंजी है वो 18 महीने का था और उसने क्या करा, अपनी फिंगर से अपनी शेडो को ड्रॉ कर दिया था। ठीक है, तो ऐसा ये कुछ मेल गोरिल्लाज होते हैं जो फीमेल गोरिल्लाज जो है उसको मतलब चढ़ने में हेल्प करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि उनको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाती है, मतलब वो चिंपैंजीज के जो गोरिल्ला है उनके बारे में हम प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन नहीं ले पाए। What is common between gorillas and abominable snowmen? Both can be seen only in the zoo. Both have been extensively hunted. They are elusive nature and both are herbivorous. तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि आपसे ये जानने की कोशिश की गई है कि जो स्नोमैन है और जो आपके गोरिल्लाज हैं उनके बीच में मतलब एग्जैक्ट सिमिलैरिटी क्या है। इन दोनों का ही जो नेचर होता है ना वो कैसा होता है, इल्यूसिव होता है। पहला ऑप्शन अगर आप देखेंगे कि दोनों जू में रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि दोनों जू में रहते हैं। ठीक है, बोथ हैव बीन एक्सटेंसिवली हंटेड, दोनों का बहुत ज़्यादा शिकार किया गया है। बोथ आर हर्बीवोरस, नहीं, ये सारे क्या हैं, गलत हैं। लेकिन इनका जो नेचर होता है ना स्नोमैन का और इनका, ये दोनों ही इल्यूसिव होते हैं, मतलब जिसे पकड़ना और जिन्हें मतलब कैच करना बहुत आसान हो। क्लियर,
तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है आपका मोस्ट ऑफ अस हैव सीन द गोरिल्ला ऑन द हिल्स, इन द जू, ऑन द रोड एंड ऑन द ट्रीज। हमने अधिकतर जो गोरिल्लाज हैं उनको कहाँ देखा है? जू में ही देखा है। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट कि हम में से अधिकतर लोगों ने गोरिल्लाज को सिर्फ जू में देखा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 123। गोरिल्लाज आर शोन इन द फिल्म्स एज हीरोज, विलेंस, जेंटल क्रीचर एंड मॉन्स्टर। जो गोरिल्लाज होते हैं उनको फिल्म में हमेशा कैसे दिखाया जाता है? मॉन्स्टर्स की तरह। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 124। गोरिल्ला शेयर अ नंबर ऑफ विद ह्यूमन बींग्स। जो गोरिल्लाज होते हैं वो शेयर करते हैं एक नंबर को ह्यूमन बींग्स के साथ, हैबिट्स में, फीचर्स में, कैरेक्टरिस्टिक में, बोथ 2 and 3। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि जो फीचर्स होते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, गोरिल्लाज जो है वो ह्यूमन बींग्स के जैसे दिखते हैं। इनके फीचर्स भी ह्यूमन बींग्स जैसे हैं और इनके कैरेक्टर्स जो हैं वो भी ह्यूमन बींग्स जैसे होते हैं। नेक्स्ट है ऑर्डिनरीली द गोरिल्लाज आर, मतलब सामान्यतः जो गोरिल्ला होते हैं वो कैसे एनिमल्स हैं? लार्ज हार्टेड, नॉर्मल, डेंजरस और हार्मलेस। तो जो गोरिल्लाज होते हैं दे आर हार्मलेस एनिमल्स, ये किसी को भी हार्म नहीं करते। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 126। जो मेल गोरिल्ला होता है वो हाईली फैमिली के लिए मतलब कैसा होता है? प्रोटेक्टिव होता है, अटैच्ड होता है, लॉयल होता है और डेडिकेटेड होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा जो मेल गोरिल्ला होता है वो हाईली प्रोटेक्टिव होता है। कैसा? अपनी फैमिली के साथ। ये देखिए जो हक्सले है उन्होंने बोला था कि जो मेल गोरिल्ला होता है वो हेल्प करता है फीमेल को अप ए स्टीप रॉक अप इन माउंट माथोवेरा। तो बेसिकली मतलब इनका नेचर कैसा होता है? दे आर प्रोटेक्टिव टुवर्ड्स देयर फैमिली। सो द ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई क्लॉज इन द अंडरलाइन एक्सप्रेशन एब्डोमिनेबल स्नोमैन शोमैन हु हंट्स द इमेजिनेशन ऑफ क्लाइंबर्स। तो यहाँ पे बोला है हु हॉन्ट्स द इमेजिनेशन ऑफ क्लाइंबर्स में कौन सा क्लॉज है? प्रिंसिपल क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड नाउन क्लॉज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर एडजेक्टिव क्लॉज। ये क्या है? विशेषता बता रहा है। ठीक है कि जो एब्डोमिनेबल स्नोमैन है हु हॉन्ट्स द इमेजिनेशन ऑफ क्लाइंबर, जो क्लाइंबर्स है उनकी इमेजिनेशन को जो डराता है। ठीक है। तो किसके बारे में बताया है? एब्डोमिनल स्नोमैन के बारे में। तो ये क्या हुआ आपका? एडजेक्टिव क्लॉज। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 128। विच फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन द सेंटेंस ओरल शेप्ड नेस्ट विच इज एज कंफर्टेबल एज स्प्रिंजी एज ए मैट्रेस। अब यहाँ पे अगर आप ढंग से देखेंगे तो क्या बोला है? एज कंफर्टेबल एज स्प्रिंजी एज ए मैट्रेस, मतलब मैट्रेस जो है उसकी कंफर्टनेस को डिफाइन किया गया है, कंपेयर किया है। तो मेटाफर होगा, पर्सोनिफिकेशन होगा, सिमिले होगा और आयरनी होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3। तो जो सिमिले होता है इसमें क्या करते हैं हम, जिसे हम एज लगा के, ठीक है, ही फॉट लाइक अ लॉइन या फिर एज लगा के हम उसको कंपेयर करते हैं। इसमें जो लिविंग चीज होती है ना उसको हम नॉन लिविंग चीज से कंपेयर करते हैं, बट कैसे? एज लगा के और लाइक लगा के। जैसे ही फॉट लाइक अ लॉइन, ही लुक्स लाइक अ प्रिंसेस। डायरेक्ट कंपेयर नहीं है बट इनडायरेक्टली उसको कंपेयर किया गया है। तो ओरल शेप्ड नेस्ट जो है जो कि कंफर्टेबल है और स्प्रिंजी है मैट्रेस की तरह, मतलब नेस्ट को किससे कंपेयर किया है? मैट्रेस से, लेकिन एज और एज लगा के। तो यहाँ क्या होगा? सिमिले। नेक्स्ट है आपका ये आपका नेक्स्ट पैसेज है। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो बाय चूजिंग द करेक्ट या मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। इट वाज सेड दैट द eclipse ऑफ बोथ सन वुड बी विजिबल फ्रॉम Benares, but it needed more than smoked glass to see the eye of faith was also indispensable. बेसिकली इसमें बोला है कि जो सन एक्लिप्स है वो विजिबल है बेनारस से, लेकिन इसके लिए स्मोक्ड ग्लास चाहिए जिससे हम क्लियरली उसको देख सकें. दैट alas we didn't possess, partial to the point of being non-existence. The eclipse remained for us at least unseen, not that we minded, for it was not to look at the moon's silhouette that we had roved out that the morning on the Ganges. It was a look at the Hindus looking at it. The spectacle was vastly more extraordinary. जो सोलर एक्लिप्स होता है उसमें क्या करते हैं हम, जो नॉन एग्जिस्टेंट पोर्शन होता है उसको देखने की कोशिश करते हैं, और जो एक्लिप्स होता है वो एटलीस्ट अनसीन रह जाता है. ठीक है, क्योंकि कई लोग उसको देख ही नहीं पाते हैं. कई लोग मानते हैं कि जो सोलर एक्लिप्स है उसको नहीं देखना चाहिए. ठीक है, हिंदूज जो है वो इस चीज में बिलीव करते हैं. There were at the lowest estimate 1 million of them on the bathing ghats that morning. उस दिन बहुत लोग जो होते हैं वो घाट पे जाके नहाते हैं. 1 million on the previous night and day they have been steaming into the town.
और टाउन जो है उसमें क्या करते हैं, उस चीज़ को बहुत अच्छे से मतलब सेलिब्रेट किया जाता है, स्ट्रीम किया जाता है। वी हैड मेट देम ऑन वेरी रोड ट्रजिंग विद बेयर फीट थ्रू द डस्ट एंड एंडलेस साइलेंट प्रोजेशन। नंगे पैर चला जाता है उस दिन। इन बाउंडलेस बैलेंस्ड ऑन दियर हेड्स दे कैरीड प्रोविजंस एंड कुकिंग यूटेंसिल्स एंड ड्राइंग डंग फॉर फ्यूल विद द न्यू क्लॉथ्स which it is incumbent on the pious Hindus to put out forth bath in the honor of the eclipsed sun। बेसिकली जो मकर संक्रांति वाला पीरियड होता है उस दिन हम क्या करते हैं, सुबह सुबह जल्दी उठ के नहाते हैं। मैनी हैड कम फार, बहुत लोग आगे आ चुके हैं इस चीज से। द ओल्ड मैन लीन्ड वियरली ऑन दियर बैम्बू स्टेव्स, their children astride of their hips and burden on their heads automatically balanced. The women walked in the trains of fatigue. Here and there we would see a little troop that had sat down, the rest casually, as is the way of Indians, in the dust of the road and almost under the wheels of passing vehicles. And now the day and the hour had come. The serpent was about to swallow the sun. It was about to swallow him in Sumatra at any rate. Benares it would be no more that nibble incrementally at the edge of his disc. The serpent, should one say, was going to try to swallow the sun. A million of men and women had come together in Benares to assert the light of heaven against his enemy. पूरा इसमें जो है वो सोलर एक्लिप्स के बारे में बताया है कि जो बेनारस है उससे सोलर एक्लिप्स कैसा दिखाई देता है। कई लोग जो है वो गंगा घाट पे जाके मतलब अलग अलग घाट्स पे जाके सुबह जल्दी जल्दी स्नान करते हैं। कई हिंदू बिलीफ ये है कि जो सोलर एक्लिप्स है उसको नेकेड आई से नहीं देखना चाहिए, तो उसके लिए पर्टिकुलर लेंस जो है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। बच्चे जो होते हैं वो अपने सिर को जो है बैलेंस करके रखते हैं, योगा वोगा किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है व्हाई डिड हक्सले विजिट बेनारस, जो हक्सले हैं उन्होंने बेनारस क्यों विजिट किया था। टू हैव होली बाथ इन द गंगास, टू ऑब्जर्व इंडियंस एट द टाइम ऑफ सोलर एक्लिप्स, टू सी द ब्यूटी ऑफ बेनारस सिटी, टू मीट वन ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। कि जो इंडियंस हैं उनको सोलर एक्लिप्स के टाइम पे देखने के लिए जो हक्सले हैं उन्होंने बनारस जो है उसको विजिट किया था। सो द ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है आपका वाई डज द रिटर्न मीन बाय द एक्सप्रेशन ऑफ द लाइट ऑफ हेवन, द मून, द स्टार्स, द सन एंड द गंगेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3। जो सन होता है द सन इज कॉल्ड द लाइट ऑफ हेवन। अकॉर्डिंग टू हिंदू बिलीव व्हेन डज द सोलर एक्लिप्स टेक्स प्लेस, हिंदू शास्त्र के अनुसार जो सूर्य ग्रहण है वो कब जगह लेता है। व्हेन द बिग सर्पेंट स्वेलोज द सन, व्हेन देयर इज अ पार्शियल डार्कनेस, व्हेन द सन साधुस टेक बाथ इन द होली गंगास, व्हेन द सिटी क्लोजेज इट्स मेन गेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि जो बिग सर्पेंट है वो सन को मतलब स्वेलो कर देता है, ठीक है। द बिग सर्पेंट स्वेलोज द सन। दूसरा दिया हुआ है व्हेन देयर इज पार्शियल डार्कनेस, नहीं, इससे उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है द साधुस टेक बाथ, नहीं, मतलब एक सरपेंट मतलब होता है बेसिकली आपका सांप, ठीक है। जब सूर्य बड़ा सा जो सांप होता है वो सन को निगल जाता है, मतलब स्वेलोज द सन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1। विच वन इज नॉट ट्रू ऑफ द पीपल कमिंग टू सी द एक्लिप्स, इनमें से कौन सा जो है जो लोग सूर्य ग्रहण को देखने आते हैं वो सही नहीं है। पीपल कुड बी सीन ऑन ऑल रोड्स वॉकिंग ए बेयर फुट, ओल्ड मैन सपोर्टेड ऑन देयर स्टिक्स इन देयर पर्सनल कार्स, ठीक है। तो जो लोग सोलर एक्लिप्स को देखने आते हैं उसके रिगार्डिंग कौन सा कथन सही नहीं है कि वो लोग अपनी पर्सनल कार में आते हैं, ये गलत है। पीपल कुड बी सीन ऑन ऑल रोड, सभी रोड्स पे लोग दिखते हैं, नंगे पैर आते हैं और अपनी स्टिक्स जो है उस पर जो बूढ़े लोग होते हैं उसके सपोर्ट के थ्रू आते हैं। सो द ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। अपनी पर्सनल कार में कोई भी नहीं आता है। वॉट डज हक्सले थिंक अबाउट द हिंदू व्यू ऑफ सोलर एक्लिप्स, जो सोलर एक्लिप्स है उस पर जो हिंदू व्यू है उसके बारे में हक्सले क्या सोचता है। इट इज अनसाइंटिफिक, इट इज सुपरस्टिशियस, बोथ 1 and 2, इट इज बेस्ड ऑन हेयर से, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बोथ 1 and 2 कि ये क्या है, अनसाइंटिफिक है और सुपरस्टिशियस है। सो द ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। हाउ डिड द विमन वॉक, डांसिंग इन एक्साइटमेंट इन ए टेरेंस ऑफ फैटिक विद हैवी हार्ट्स कैरिंग देयर चिल्ड्रन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 2, इन ए ट्रांस ऑफ फैटिक, ठीक है। बेसिकली जो सोलर एक्लिप्स होता है उसमें उस टाइम जो लेडीज होती हैं वो कैसे चलती हैं, ठीक है, उनका बेसिकली मूव जो है वो क्या रहता है। तो यही इस पे पूछा है कि इसका लेडीज वॉक जो होती है वो एक्साइटमेंट में डांस करती हैं, हैवी हार्ट जो है उसके साथ चलती हैं, या फिर कैरिंग दियर चिल्ड्रन अपने बच्चों को कैरी करती हैं, और या फिर होता है आपका इन ए ट्रांस ऑफ फैटिक,
ठीक है। ट्रांस ऑफ फैटिग मतलब होता है कि हल्का सा, मतलब नींद नहीं होती है उसमें लेके जब आप चलते हो, दैट इज कॉल्ड योर ट्रांस ऑफ फैटिग। ठीक है। फैटिग मीन्स हल्का सा टायर्डनेस रहती है, एनर्जी कम रहती है, वीक फील करता है आदमी, तो दैट इज कॉल्ड फैटिग। सो द ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू विजिबल, ओपेक, कॉन्स्पिशियस, इनविजिबल और क्राउडेड, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3। विजिबल होता है आपका देखने योग्य, इनविजिबल जिसमें दिखता नहीं है। अब यहाँ से आपकी पेडागोजी स्टार्ट है। कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन रेफर्स टू द असेसमेंट है। एक होता है आपका कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, जिसे हम सीसी भी बोलते हैं, और एक होता है आपका कॉम्प्रिहेंसिव। ठीक है। कंटिन्यूअस होता है जो आपका पूरे साल चलता है, और एक होता है कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है जिसमें आप शैक्षिक यानी कि स्कोलास्टिक और को स्कोलास्टिक जो असेसमेंट है दोनों को करते हैं। ठीक है। यानी कि बच्चे की शैक्षिक गतिविधि और शहर शैक्षिक गतिविधि दोनों का आकलन किया जाता है। तो को करिकुलर एक्टिविटीज, एकेडमिक सब्जेक्ट, बोथ स्कोलास्टिक एंड को स्कोलास्टिक एरियाज, समेटिव असेसमेंट टेस्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्कोलास्टिक एंड को स्कोलास्टिक एरियाज। ठीक है। ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। The language skill that cannot be assessed through a traditional pen paper test are, ऐसी लैंग्वेज स्किल जिसको टेस्ट नहीं किया जा सकता है पेन पेपर टेस्ट से, लिसनिंग और स्पीकिंग, रीडिंग और स्पीकिंग, राइटिंग और लिसनिंग, रीडिंग और लिसनिंग। ठीक है। तो यहाँ पे जो लिसनिंग होती है और जो स्पीकिंग होती है उसको आप पेन पेपर से टेस्ट नहीं कर सकते। पेन पेपर में क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, तो उसमें आप कुछ बोलते हैं नहीं, उसमें आप कुछ सुनते हैं नहीं, उसमें आप क्या करते हैं, पहले तो पढ़ते हैं और फिर डायरेक्ट उसको लिख देते हैं। रीडिंग और राइटिंग होती है। स्कैनिंग इज मेंट टू फाइंडिंग आउट, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1। जो स्कैनिंग होती है उसका मतलब होता है क्या चीज मालूम करना। एक होता है स्किमिंग, स्किमिंग होता है जिसमें आप जल्दी जल्दी किसी भी चीज का जिस्ट निकालते हैं यानी कि समरी मालूम करते हैं। स्किमिंग में आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए जैसे जल्दी जल्दी सरसरी निगाह से देखते हैं ना, जैसे नोवेल्स हो गई या कुछ भी। स्कैनिंग मतलब होता है जहां पे एक पर्टिकुलर पीस को खोजने के लिए आप बहुत डीप स्टडी करते हैं। द ओपिनियन ऑफ द ऑथर, डिफिकल्ट वर्ड्स, स्पेसिफिक आइटम और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, द सेंट्रल आइडिया। तो स्कैनिंग का मतलब ही यही होता है जहां पे एक पर्टिकुलर जो टॉपिक है उसको फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3। ए टीचर यूजेस रियल ऑब्जेक्ट्स टू टीच यंग लर्नर्स न्यू वर्ड्स बिकॉज, कोई भी जो टीचर है वो क्या करता है, रियल ऑब्जेक्ट को यूज करता है, यानी कि उसकी जो रियल लाइफ है उससे जुड़े हुए ऑब्जेक्ट्स को यूज करता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। इट हेल्प्स इन टीचिंग ए करेक्ट स्पेलिंग ऑफ वर्ड्स, वी कैन टीच वोकेबुलरी ओनली थ्रू ऑब्जेक्ट्स, यंग लर्नर्स आर नॉट कैपेबल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, इट हेल्प लर्नर्स एसोसिएट वर्ड्स विद ऑब्जेक्ट्स दे सी इन रियल लाइफ। तो बेसिकली यहाँ पे जो रियलिया है वो यंग जो नए वर्ड्स हैं उनको सिखाने के लिए यंग लर्नर्स को टीचर यूज करता है। तो उसका पीछे का पर्पस क्या है, क्यों वो ये चीज कर रहा है, ये क्या करता है बच्चों को जो वर्ड्स हैं उनको रियल लाइफ में वो जो ऑब्जेक्ट देखते हैं उससे उसको कनेक्ट करने में हेल्प करता है। मान लीजिए बच्चे को सिखाना है मैंगो, अगर आप क्लास में मैंगो लेकर आ जाते हैं तो बच्चे ने क्या है वो देखा हुआ होता है, तो उस केस में वो उससे इजीली कनेक्ट कर पाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है, असेसमेंट जो है वो 2 टाइप का होता है। ठीक है। एक होता है आपका एफए और एक होता है आपका एसए। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है ये 4 होते हैं और जो समेटिव असेसमेंट होता है ये 2 होते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है, समेटिव असेसमेंट असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है। फॉर लर्निंग मतलब अधिगम के लिए पूरे साल चलने वाला ये टेस्ट होता है जिसमें बच्चे को समय समय पर इम्प्रूवमेंट दिया जाता है। और असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है जिसमें आप पूरे साल जो भी स्टडी करते हैं उसके ईयर एंड में आप बच्चे का टेस्ट लेते हैं। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है वो क्रिएटिंग ए कॉम्पिटिटिव एटमोस्फेयर इन द क्लास नहीं, उसका काम क्लास में कॉम्पिटिशन एनहेंस करना नहीं है। असेसिंग टीचर्स एफिशिएंसी इन टीचिंग, प्रोवाइडिंग क्वालिटेटिव फीडबैक टू लर्नर्स टू इम्प्रूव, कंडक्टिंग टेस्ट इन ए वीक। ये नहीं होगा कि आप एक वीक में एक टेस्ट को कंडक्ट कर दे रहे हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि जहाँ पे बच्चे को आप फीडबैक देते हैं कि कहाँ कहाँ उसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है ना, इसमें एक तो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है और एक रिमेडियल ट्रीटमेंट होता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट में सबसे पहले बच्चे की जो भी वीकनेस होती है उसको मालूम किया जाता है कि बच्चा कहाँ कहाँ लैक कर रहा है, और रिमेडियल ट्रीटमेंट में उस बच्चे की कमी को दूर करते हुए उसको रेमेडी दी जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 141। इसमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू ऑफ एरर्स इन लैंग्वेज क्लासरूम, यानी कि जो भाषा की कक्षा है उसमें जो गलतियां हैं
उसका क्या मीनिंग है? एरर्स आर लर्निंग एरियाज एंड फीडबैक फॉर बोथ लर्नर्स एंड द टीचर. Errors are to be corrected then and there as learners use language. Errors are indications that the child is a slow learner. Error is an indication of interference of first language in the second language. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 1. जो गलतियां होती है ना वो लर्निंग एरिया होता है और एक फीडबैक होता है लर्नर के लिए भी और टीचर के लिए भी. अगर आप बच्चे को किसी नई चीज को सिखा रहे हैं तो वो शुरू में गलती करेगा, तो उस केस में ये पता चलता है कि बच्चा सीखने की कोशिश कर रहा है, यानी कि अधिगम बच्चे का हो रहा है. और फीडबैक होता है ये कि कहाँ टीचर लैग कर रहा है, वो बच्चे को कहाँ नहीं समझा पा रहा है और बच्चा कहाँ लैग कर रहा है समझने में. ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 1 जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा. एरर्स टू बी करेक्टेड देन एंड देयर एज लर्नर्स यूज लैंग्वेज, नहीं, एरर को सिर्फ तभी करेक्ट नहीं करना है जब बच्चा भाषा यूज कर रहा है. एरर इंडिकेशन होती है कि बच्चा स्लो लर्नर है, ऐसा कुछ भी नहीं है. एरर इंडिकेशन होता है इंटरफेरेंस का, पहली लैंग्वेज का दूसरी लैंग्वेज में नहीं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट पोर्टफोलियो असेसमेंट. पोर्टफोलियो क्या होता है? जिसमें बच्चा जब एडमिशन लेता है ना तो बच्चे के एडमिशन से लेकर के पूरे साल की जो ईयर एंड परफॉर्मेंस होती है उसको आप क्या करते हैं, एक पेपर पे लिखते हैं, मतलब एक डायरी सी बनाते हैं, उसमें लिखते हैं कि बच्चे ने कहाँ कहाँ उसको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, कहाँ कहाँ उसने इम्प्रूवमेंट किया है, कहाँ वो लैग कर रहा है, कहाँ उसको और पेस लेने की ज़रूरत है. ये सारा होता है आपका पोर्टफोलियो असेसमेंट. Portfolio assessment provide evidence of students' learning. It helps students to become more autonomous. It fosters student reflection and help them to self-monitor their learning. Portfolio assessment is one-time assessment of students' learning. तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है कि जो पोर्टफोलियो असेसमेंट होता है ना वो एक आकलन होता है बच्चे के अधिगम का. ठीक है, इसमें बच्चे ने पूरे साल जितना भी इम्प्रूवमेंट किया है उसके बारे में लिखा जाता है. सो द ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट. विच अमॉन्ग द फॉलोइंग सपोर्ट्स ए प्री रीडिंग एक्टिविटी, यानी कि पढ़ने से पहले की जो एक्टिविटी है उसको क्या सपोर्ट करता है? यूजिंग पैराफ्रेजिंग टास्क, यूजिंग प्रिडिक्शन टास्क, आस्किंग लर्नर्स टू समराइज द टेक्स्ट, टीचिंग ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2. यहाँ पे जो प्रिडिक्शन टास्क होता है ना उसको क्या करते हैं, हम यूज करते हैं कि मतलब जो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं उसमें क्या क्या चीजें हैं जो हम देखेंगे. ठीक है, दैट इज कॉल्ड योर प्रिडिक्शन टास्क. किसी भी चीज को प्रिडिक्ट करना, दैट इज कॉल्ड योर प्री रीडिंग एक्टिविटी. वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डेवलपिंग स्पीकिंग स्किल, यानी कि जो बोलने की कला होती है उसको डेवलप करने के लिए कौन सा एस्पेक्ट जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है? ठीक है, टू यूज क्लियर एंड करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, टू क्रिएट स्वीट एंड मेलोडियस वॉइस, टू स्पीक कीपिंग इन माइंड द कंटेक्स्ट एंड द सिचुएशन, द यूज ऑफ वॉइस मॉड्यूलेशन एंड इंटोनेशन. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इफेक्टिव स्पीकिंग कब होती है? जब आप अपने दिमाग में ये चीज रखते हैं कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में बोलना है हमको. लेट सपोज आपको हिंदी पे किसी टॉपिक पे बोलना है. ठीक है, लेट सपोज आपको बायोडाइवर्सिटी पे बोलना है. अब आपको ये कॉन्टेक्स्ट दिमाग में रखना होगा कि हमारा टॉपिक बायोडाइवर्सिटी ही है, ये नहीं कि वहां जाके आप काऊ के ऊपर बोल के आ रहे हैं. ठीक है, और सिचुएशन क्या है, बच्चे बैठे हैं सामने, उनके सामने बोलना है, आप पॉलिटिशियंस हैं उनके सामने बोलना है, तो ये जो सिचुएशन होती है सारी चीजें दिमाग में रखनी जरूरी है. सो द ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट. ये इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आपका वॉइस मॉड्यूलेशन कैसा है और कहाँ आपको उतार चढ़ाव की जरूरत है. स्वीट और मेलोडियस वॉइस हो सकता है आप रखिए, ये भी हो सकता है, क्लियर और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी हो सकता है, लेकिन स्पीकिंग को डेवलप अगर करना है तो उस केस में आपको कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशन जो है उसको माइंड में रखना होगा. ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 145. अब यहाँ पे आपसे सबसे पहले पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट अजम्पशन इन लैंग्वेज टीचिंग. भाषा का जो अधिगम होता है उसमें कौन सा अजम्पशन गलत है? लर्नर्स एक्वायर लैंग्वेज बाय ट्राइंग टू यूज इट इन रियल सिचुएशन, लर्नर्स फर्स्ट लैंग्वेज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन लर्निंग, लैंग्वेज टीचिंग शुड हैव ए फोकस इन कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज, लैंग्वेज टीचिंग शुड गिव इंपॉर्टेंस टू राइटिंग रेदर देन टू स्पीच. इनमें से कौन सा जो है वो इनकरेक्ट अजम्पशन है लैंग्वेज टीचिंग में? जो लर्नर्स होते हैं वो एक्वायर करते हैं लैंग्वेज को, इसे यूज करते रहने से रियल सिचुएशन में. लर्नर पहली लैंग्वेज जो है वो प्ले करते हैं एक इंपॉर्टेंट रोल लर्निंग में. लैंग्वेज टीचिंग जो होती है वो उसका फोकस कम्युनिकेटिव एक्टिविटी पे होना चाहिए. लैंग्वेज टीचिंग जो है वो इंपॉर्टेंस देनी चाहिए राइटिंग को रेदर देन टू स्पीच. तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 4. कि लैंग्वेज टीचिंग में इनकरेक्ट अजम्पशन क्या है? बच्चा लैंग्वेज को एक्वायर करेगा रियल सिचुएशन में. ऑब्वियसली हम अगर बंगाल रह रहे हैं या फिर हम साउथ में कहीं चले जाएं तो हम लोगों के साथ इंटरेक्ट कर करके वहाँ की लैंग्वेज अपने आप एक्वायर कर लेते हैं.
पहली लैंग्वेज जो होती है वो अधिगम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बिल्कुल सही बात है। लैंग्वेज टीचिंग जो होती है उसका फोकस कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज होनी चाहिए, लेकिन लैंग्वेज टीचिंग जो है वो इंपॉर्टेंस देती है लिखने को ना कि बोलने को, तो ये यहाँ पे क्या है, गलत है। द एम्फेसिस ऑफ ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट इज ऑन, जो ग्रामर पे हम एम्फेसाइज करते हैं कॉन्टेक्स्ट में वो क्या है, इंटरनलाइजिंग द रूल्स ऑफ लैंग्वेज, मेमोराइजिंग द रूल्स ऑफ लैंग्वेज, ट्रांसलेटिंग द कंटेंट, ओवर जनरलाइजेशन ऑफ रूल्स। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ग्रामर को जो एम्फेसाइज करना होता है किसी भी कॉन्टेक्स्ट में वो लैंग्वेज के जो रूल्स हैं उनको इंटरनलाइज करना होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट टीचिंग ग्रामर इफेक्टिवली, तो जो ग्रामर है उसको इफेक्टिवली नहीं पढ़ाने के पीछे कौन सा जो रीजन है वो करेक्ट है। प्रेजेंट द फॉर्म इन जेन्युइन कम्युनिकेशन, एलिसिट रिविलेंट रूल्स ऑफ ग्रामर इन कंटेक्स्ट, प्रोवाइड द फॉर्म इन प्रैक्टिस इन रियल लाइफ लाइक कम्युनिकेशन, लर्न ग्रामर बाय मेमोराइजिंग इट्स रूल एंड थ्रू ड्रिल्स। तो कौन सा जो है करेक्ट नहीं है ग्रामर को इफेक्टिवली पढ़ाने में, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4। क्यों? क्योंकि ग्रामर को आप ड्रिलिंग के थ्रू यानी कि बच्चे को आप बार बार प्रैक्टिस करा करा के और मेमोराइज करके ग्रामर नहीं सिखा सकते। आप बच्चे को जेन्युइन कम्युनिकेशन प्रेजेंट कीजिए जिसमें बच्चा ग्रामर यूज करे, एलिसिट रिलीवेंट रूल्स ऑफ ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट, जो चीज ग्रामर से रिलेटेड नहीं है उसको निकाल दीजिए, प्रोवाइड द फॉर्म इन प्रैक्टिस इन रियल लाइफ कम्युनिकेशन, जो रियल लाइफ कम्युनिकेशन है उसमें आप उस चीज को प्रोवाइड कीजिए, लेकिन ग्रामर को रोट मेमोराइजेशन के थ्रू लर्न करना ये इसका पार्ट नहीं होगा। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द 5 गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ NCF 2005, जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है उसके जो 5 गाइडिंग प्रिंसिपल हैं उनमें से कौन सा इंक्लूडेड नहीं है। कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल, ये बोला था कि बच्चे को जो भी ज्ञान आप दे रहे हैं उसको उसके बाहरी जीवन से जोड़िए। ठीक है, एंश्योरिंग दैट द लर्निंग इज शिफ्टेड अवे फ्रॉम द रोट लर्निंग, बिल्कुल सही बात है कि बच्चे को रोट मेमोराइजेशन से दूर लेकर जाइए। Enriching the curriculum to provide for overall development of the children rather than remaining textbook centric, बिल्कुल सही बात है कि बच्चे को जो है केवल किताबों पे सेंटर में मतलब सिर्फ किताबों को किताबी ज्ञान देने की बजाय बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट आप कीजिए। ठीक है, एक ऐसा करिकुलम बनाइए जिसमें बच्चे की स्पीकिंग, लर्निंग, उसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सब कुछ किया जा सके, ना कि उसको सिर्फ टेक्स्ट बुक पे ही फोकस्ड रखा जाए। ये भी सही है, ये भी सही है। प्ले द रोल ऑफ ए प्रोफेशनल टीचर, ये उसका 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स में से नहीं है। जब आप प्रोफेशनल टीचर बन जाएंगे तो वो क्या हो जाता है, टीचर सेंटर्ड अप्रोच हो जाती है जिसमें बच्चा पैसिव हो जाएगा। सो द ऑप्शन 4 विल बी इनकरेक्ट। ए टीचर असेसेस चिल्ड्रन, जो टीचर है वो बच्चे का आकलन करता है टू फाइंड आउट हु इज द बेस्ट लैंग्वेज यूजर इन द क्लास, ये बिल्कुल ही गलत है। कभी भी बच्चे का आकलन इसलिए नहीं किया जाता है कि ये मालूम कर सके कि सबसे अच्छी लैंग्वेज क्लास में कौन यूज करता है। टू फाइंड द लर्निंग गैप ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चे का जो भी लर्निंग गैप है उसको जानने के लिए। टू प्लान फर्दर टू हेल्प चिल्ड्रन मूव फॉरवर्ड इन देयर लर्निंग। टू कंपेयर ए चाइल्ड टू हिज और हर क्लासमेट्स, नहीं, बच्चे का कंपैरिजन क्लास में कभी भी नहीं किया जाता है। तो बच्चे का जो आकलन होता है यानी कि टीचर जो है वो बच्चे को असेस करता है यानी कि मदद करता है किस चीज में, ये जो वो चीज होती है ना लर्निंग गैप को मालूम करना, ये आपका डायग्नोस्टिक असेसमेंट होता है, यानी कि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है उसमें जो डायग्नोसिस प्रोसेस होती है बच्चे के लर्निंग गैप को मालूम करना, जबकि यहाँ पे है असेसेस यानी कि बच्चे की मदद टीचर क्यों करता है, जिससे बच्चा जो है वो अपनी लर्निंग में आगे मूव ऑन कर सके। बच्चे को जो शुरुआती मदद दी जाती है ना वो यही चीज है कि बच्चा जो है अपनी लर्निंग में आगे मूव ऑन कर सके। सो द ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। अ टीचर इज यूजिंग द रियल ऑब्जेक्ट्स, यानी कि रियलिया को टीचर यूज कर रहा है टू मेक हिज टीचिंग ऑफ न्यू वर्ड्स इफेक्टिव, जो नए वर्ड वो क्लास में यूज कर रहा है उसको इफेक्टिव तरीके से यूज करने के लिए। दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड टीचिंग मेथड, टीचिंग स्ट्रेटेजीज, टॉयज एंड रियलिया। तो ऑब्वियसली इसको हम क्या बोलते हैं, रियलिया बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जब आप क्लास में बच्चे को रियलिया यूज करके पढ़ाते हैं तो बच्चा रियल लाइफ सिचुएशन में उनको देखता है, तो उसकी वजह से उसकी लर्निंग बहुत ज्यादा ईजी हो जाती है। आई जस्ट होप गाइस कि आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई हैं। अगर कहीं पे कोई भी डाउट आपको लगे तो आप कमेंट्स में बोल सकते हैं। थैंक यू।